Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, that topic for today is how to read financial statements. आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना आपके बिजनेस की, आखिर इसको रीड करना कैसे है, स्टडी कैसे करना है और इसको पढ़ते हुए इसका मतलब क्या है। पढ़ तो लिया। अब जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग तो होगा और मीनिंगफुल मीनिंग होगा। क्या मतलब हुआ कि उससे आखिर डिसीजन क्या लेनी है, वो जानकर, पढ़कर, समझकर ये देखना है कि क्या ये मेरे बिजनेस को आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, कंपनी कैश रिच हो रही है, ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे इन फाइनेंशियल नंबर्स के अंदर पहले देखनी है, पढ़नी है, समझनी है, एनालाइज करते हुए इसके ऊपर डिसीजन लेनी है, सो दैट कि यू आर ऑलवेज इनटू अ प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। बहुत से लोगों को मैंने ये बात करते सुना हुआ है कि देखो ऐसा है कि नंबर मुझे ना समझ नहीं आते। नंबर पता क्यों समझ नहीं आते? क्योंकि नंबर्स को ना हमने ऑर्गेनाइज तरीके से सामने रख कर पढ़ा नहीं या उसके बारे में कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं। तो आज मौका है, आज मौका है 5 AM के कैश फ्लो मास्टरी सेशन के अंदर हम समझते हैं कि आखिरकार इन नंबर्स को पढ़ना कैसे है। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। उसके लिए ना हम हेल्प लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट 3 टूल्स की, जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल नंबर को पढ़ेंगे। पहला है मनी कंट्रोल, दूसरा है स्क्रीनर और तीसरा है टॉफलर। एक एक करके चलते हैं। पहले हम चलते हैं मनी कंट्रोल। अब ये मनी कंट्रोल क्या है? देखिए, moneycontrol.com एक वेबसाइट है जिसके अंदर सभी कंपनीज का फाइनेंशियल डाटा आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आज ना हम स्टडी करते हैं एक कंपनी जिसका नाम है सर्वोटेक पावर। तो सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में शेयर मार्केट के अंदर उसका प्राइस शेयर का चल रहा है 86 रुपीज 95 पैसे। मतलब क्या हुआ कि देखिए, आज की डेट में 1,912 करोड़ की कंपनी है ये। कोई पूछे ना कि हाँ जी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या चल रही है, लेटेस्ट ताजी आज सुबह सुबह, आज कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी 1,912 करोड़ रुपए की है। अच्छा, जैसे आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो प्रॉपर्टी का प्राइस कितना है जी? ये जनकपुरी में फ्लोर है 5.5 करोड़ का। ये इसका रेट रेट कौन तय कर रहा है? डिमांड और सप्लाई तय कर रही है। कहाँ पर? जहां पर शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक शेयर खरीदना बेचना नहीं है, शेयर मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं है। आज का टॉपिक पूरी तरह से बिजनेस है, बिजनेस। उस बिजनेस के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कैसे करना है। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं लिस्टेड कंपनी से, फिर जाएंगे अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर, एक एक करके सब चलेंगे। पहले हम बात करेंगे जो कंपनियां अपने आप को लिस्ट करवा चुकी हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। हमने देखा तुम्हारा शेयर प्राइस 86 रुपीज 95 पैसे चल रहा है। ओके, गुड। जरा थोड़ा सा देखिए तो सही कि ये शेयर ऑल टाइम हाई कितने पे गया है, 108 रुपए के ऊपर। और ऑल टाइम लो कितना गया है, 0, जब ये लॉन्च हुआ था। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये देखें कि पिछले एक साल में जरा परफॉर्मेंस देखते हैं। अरे वाह, पिछले एक साल में देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस बड़ी स्टेबल है। 22 जून 2023 को इसका प्राइस था 94 रुपीज। अब ये कभी 88 है, 86 है, 85 है। तो ये कंपनी का जो शेयर है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी से लेके अभी रिसेंट अप्रैल तक अभी आ गया है 88 रुपीज तक। तो पिछले पिछले एक साल के अंदर ये 88 और 100 के बीच में रेंज करता रहा है। थोड़ा पीछे चल के देखते हैं 5 सालों में क्या है। अरे वाह, ये देखो 2020 से लेके 2022 तक तो बिल्कुल
2 साल तक तो एकदम नीचे ही था। फिर मूवमेंट आई, और सडनली एक मूवमेंट आई है 2023 में, वो भी खासकर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये पीक पर चला गया 90 रुपए के ऊपर 2-3 महीनों के अंदर ही। क्या बात है, यहाँ पर ये मूवमेंट आई और फिर स्टेबल आ गया। अच्छा, जब से लॉन्च हुआ है तब से देखते हैं। ओके, ये 2017 से आया हुआ है। 1 अगस्त 2017 से लेके ये कंपनी लिस्ट हुई। सर्वोटेक पावर लिमिटेड 1 अगस्त 2017 को लिस्ट हुई, और उसके बाद इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है? 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया। इसमें क्या होता है कि शेयर का जो प्राइस आता है ना, उसको स्प्लिट किया जाता है। तो ये 2 बार शेयर स्प्लिट हुआ है। जब लॉन्च हुआ तब 32 पे हुआ, फिर 1/5 करके स्प्लिट किया, फिर उसके बाद फिर स्प्लिट किया, तो ये 2 बार स्प्लिट हुआ है। लेकिन जो रेशो जो है, वो पहले से फिर जो आज की डेट में प्राइस चल रहा है ना, 100 रुपीज का, यानी कि 1 रुपए का शेयर 88 रुपए का है। तो जिसने 1 रुपया लगाया, 88 गुना बढ़ा है ये शेयर पिछले कुछ समय के अंदर। हम क्या देख रहे हैं कि ये देखिए 2022 तक इसका प्राइस 10 रुपए, और यहाँ जो मूवमेंट आनी शुरू हुई है, ये यहाँ पर मूवमेंट बढ़ी और बढ़ती 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 चलती चली गई है, और ये स्टेबिलिटी। तो ग्रोथ का पैटर्न जो जो ट्रैक्शन निकल कर आया ना, ये 2022 में निकल कर आया, 2022 में। तो अब जरा इस ग्राफ को देख के हमें पता लगा कि इस तरह से मूवमेंट की है। तो अब हमें बहुत जरूरी हो जाता है समझना। क्या समझना जरूरी हो जाता है? जरा देखिए तो सही, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, उनको रीड कैसे करना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर, तो वहां हम देख रहे हैं फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले जरा इनकम की स्टेटमेंट को देखते हैं, और वो भी एनुअल इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। चलिए, कैसे स्टडी करना है? सबसे पहले देखा हमने कंपनी की टॉप लाइन सेल्स। सेल कितनी है? 2021 में 86 करोड़ की सेल, 2022 में 143 करोड़ की सेल, 2023 में 278 करोड़ की सेल। ये पिछले 3 सालों का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब जरा बताओ कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमा कितना रहे हो? 4 करोड़ कमाया, 8 करोड़ कमाया, और 16 करोड़ कमाया पिछले 3 सालों में। अरे वाह! एक चीज आपने नोटिस की? आपने नोटिस की इस कंपनी की जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, मार्केट की कैपिटलाइजेशन कितनी थी? 1,900। देखा था ना अभी आपने? दोबारा देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,912 करोड़ रुपए। 1 रुपए से शेयर बढ़ के जो है वो 90 रुपए के ऊपर चला गया है, 1,900 करोड़ की। और जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कंपनी ने टैक्स कमाने से पहले रिसेंटली 16 करोड़ कमाए हैं। 2 करोड़ रुपए का उसने इंटरेस्ट पे कर दिया, 3 करोड़ का टैक्स पे कर दिया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 11 करोड़ का। तो 11 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 1,900 करोड़। एक मुझे बताओ कि आपको आईपीओ के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यानी कि कंपनी अगर हर साल 10 करोड़ कमाती है, तो उसको ना 200 साल लगेंगे। 200 साल लगेंगे 2,000 करोड़ पहुंचने में। नहीं? देख लो, अगर हर साल 10 करोड़ कमाते हो, तो 10 करोड़ जमा 10 करोड़ जमा 10 करोड़, तो 200 साल गुना में 10 करोड़ इज इक्वल टू 200 साल की उम्र लगेगी 2,000 करोड़ कमाने में। यहाँ तो मामला ही अमेजिंग है, अमेजिंग है। जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़नी शुरू हुई, जब स्टेबल थी तब स्टेबल थी, स्टेबल थी तो स्टेबल थी तो स्टेबल थी तो स्टेबल थी, और जब कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू किया, और परफॉर्म करते 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 देखो, जिस गति से कंपनी की टर्नओवर बढ़ रही है, जिस गति से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कंपनी स्टेबल, डबल डबल बढ़ रही है। तो जिस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन तो कई गुना बढ़ रही है, 200 साल के बराबर का वैल्यूएशन एक ही साल में बढ़ा दिया। तो अब आप कह रहे हो जगमोहन, समझ आ रही है तुम्हारी बात, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। तो बिजनेस जब भी हमें करना है, तो वो सेलेबल और स्केलेबल करना है। ना केवल कंपनी में प्रॉफिट हमने कमाना है, बल्कि कंपनी की वैल्यूएशन के अंदर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपका एक बहुत बड़ा एसेट है आपके खुद का बिजनेस। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो?
आप कह रहे हो जगमोहन, तुम्हारी बातें देख के ना समझ तो आ रही है, ये तो एकदम लाइव रियल लाइफ एग्जांपल है सामने के सामने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 86 करोड़, 143 करोड़, 278 करोड़, प्रॉफिट जो है जीरो, 4 करोड़, 11 करोड़, ये दिखाई दिया मुझे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो बैलेंस शीट क्या बोलती है? बैलेंस शीट कह रही है कि देखो हमने कैपिटल जो लगा रखी है 21 करोड़ की लगाई है, और आज तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 59 करोड़ का है। जो शॉर्ट टर्म के अंदर सप्लायर को देने हैं वो 75 करोड़ के हैं। कोई अदर लायबिलिटी, कोई एक्सपेंसेस पेबल, ऑडिट फीस पेबल 10 करोड़ की है। तो यानी कि टोटल बैलेंस शीट का साइज 166 करोड़ का है। और कंपनी के पास 22 करोड़ के एसेट्स हैं, और 128 करोड़ रुपए की कोई इन्वेंट्री हो गई, कोई सन्ड्री डेटर्स हो गए, वहां से पैसा लेना है। और जो अदर एसेट्स हैं, जैसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, कोई टीडीएस डिडक्टेड होगा, कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस होगा, वो 16 करोड़ का है। तो ये है जी कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी की स्टेटस। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि 23 करोड़ रुपए की एक ऐसी डिमांड निकलने की संभावना हो सकती है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई इनकम टैक्स में केस चल रहा है, तो उसकी कितनी लायबिलिटी आ सकती है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी 23 करोड़ की है कंपनी की। ओके। आप कह रहे हो कि लेकिन जगमोहन ये प्लेन प्लेन बैलेंस शीट देख के ना कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, तो इसको समझे कैसे? इनकम स्टेटमेंट देखकर तो समझ आ गया, बैलेंस शीट देखकर तो मोटा मोटी कुछ पता लगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए ना सीधा का सीधा हमें यहाँ रेशो पे क्लिक करना चाहिए, और देखना चाहिए इसको एनालाइज करते हुए। सामने देखो क्या दिखाई दे रहा है? मार्जिन रेशो। मार्जिन रेशो का मतलब है कि कंपनी का जीपी परसेंटेज चल क्या रहा है। कंपनी ना जिस तरह के सोलर प्रोडक्ट में और अदर प्रोडक्ट में डील करती है, उसके अंदर मार्जिन कितना है? 6.8% है। अच्छा, ये लो जीपी मार्जिन में कंपनी ऑपरेट कर रही है, मात्र 6.8% जीपी मार्जिन पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बताओ कि फिर अगर आपका 6.8 जीप का मार्जिन है, तो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है? धंधे में प्रॉफिट कितना कमाते हो? 6% कमा लेते हैं। खर्चे बड़े लिमिटेड रखे हुए हैं, बहुत ही लिमिटेड खर्चे हैं जी, बहुत ही लिमिटेड खर्चे हैं। तो कट कटा के ब्याज वगैरह काट के प्रॉफिट कितना बच जाता है? 3.97%। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास 6 या 7% का जीपी मार्जिन है, तो 4% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। हम्म। अच्छा, तो यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसके अंदर हमने एक्चुअली देखनी क्या थी? जीपी परसेंटेज और एनपी परसेंटेज, कि कमा भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब थोड़ा लिक्विडिटी के बारे में समझते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है कि मेरी करंट रेशियो कितनी आ रही है। करंट रेशियो ना 2:1 होनी चाहिए। अगर 1.33 हो तो भी ठीक है, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास है कितना और देना कितना है। तो अगर मुझे 1 रुपया देना है ना, तो मेरे पास 1 रुपये 71 पैसे हैं इन्वेंट्री मिला के। इन्वेंट्री हटा दो। इन्वेंट्री हटा के अगर मुझे 1 रुपया देना है, तो मेरे पास 1 रुपये 43 पैसे हैं। करंट रेशियो 1:1 की होनी चाहिए, यहाँ पर 1.43 आ रही है। तो यानी कि कंपनी की लिक्विडिटी तो स्ट्रांग है, कंपनी के पास पैसा तो है, स्ट्रांग है। जितने सप्लायर को पेमेंट करनी है, अदर लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, यानी कि करंट लायबिलिटी उससे 0.43 ज्यादा है। ओके। और ये कंसिस्टेंटली पिछले 3 सालों से ये करंट रेशो मेंटेन है, क्विक रेशो भी मेंटेन है, स्टेबिलिटी तो दिखाई दे रही है। अब जरा ये बताओ कि आपकी ग्रोथ रेशोज क्या हैं? 3 साल के अंदर की ग्रोथ रेशियो जो है ना, वो 1568% है। यानी कि तेज गति के साथ में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। 232% की प्रॉफिट की ग्रोथ के अंदर परसेंटेज है। 4 करोड़ से 11 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 232% हो गया। ओके। अच्छा, अब ये बताओ जरा, रिटर्न रेशो कमा कितना रहे हो? देखो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इक्विटी, जैसे बैंक में एफडी कराओ तो क्या मिलता है? 6%। यहाँ पर कंपनी में जो प्रॉफिट कमा रही है, कितना कमा रही है? 13%। टोटल देखा जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.33% है। इक्विटी का मतलब होता है जो खुद का पैसा ओनर ने लगाया है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि चाहे अपना पैसा लगा हो चाहे लोन पे लगा हो, कुल मिला के 18% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है यहाँ पे। आप कह रहे हो ये तो बढ़िया जगह।
इसका मतलब है कि मनी कंट्रोल पे गए, मार्जिन रेशियो पे गए तो जीपी पता लग गया, रिटर्न पे गए तो पता लग गया कमा कितना रहे हैं, लिक्विडिटी पे गए तो करंट रेशियो क्विक रेशियो पता लग गई, और लेवरेज का मतलब है लोन कितना लिया, 0.51। 0.51 का मतलब है कि अगर मैंने खुद का 1 रुपया लगाया है प्रॉफिट कमा के, सारा कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स फंड यानी कि अपनी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, अगर 1 रुपए का लगाया है तो लोन मैंने 51 पैसे का लिया है, यानी कि लोन कम है, डेप्ट नहीं है ज्यादा कंपनी के ऊपर, 1 रुपए के मुकाबले 51 पैसे का ही लोन है। और वो पहले 0.41 का था, 0.64 का था। मैक्सिमम लोन कितना हो सकता है, 2:1। अगर मेरे 1 रुपए लगे हैं तो सामने वाले के 2 रुपए लगे हों, लेकिन यहाँ पर तो काफी कम लिया हुआ है। ये अच्छी कंपनी की निशानी है कि लोन वोन कम है इसके ऊपर। अच्छा ठीक है जगमोहन, तुम ये कह रहे हो कि एनालाइज करने के लिए हमको उसके वेरियस पैरामीटर को देखना है। इसकी टर्नओवर रेशियो देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी फास्ट है, इन्वेंट्री टर्नओवर 13.66 है, विच इज वेरी गुड साइन। इन्वेंट्री टर्न का मतलब होता है कितनी तेजी से इन्वेंट्री घूम रही है, यानी कि 13 बार घूम रही है, 13 बार। अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है तो मैं 120 करोड़ से ऊपर की सेल कर पा रहा हूं। अगर 10 करोड़ की सैलरी, मेरे पास इन्वेंट्री 20 करोड़ की है तो 12 दूनी 24, तो 20 करोड़ की इन्वेंट्री पे मैं 240 करोड़ की सेल कर पा रहा हूं। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर 1 हो तो मतलब क्या हुआ कि जितने की सेल है उतने की इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं उसको। इन्वेंट्री टर्न जितनी तेज उतनी बढ़िया, जितनी तेज, भाई सीधी सी बात है। अगर आप पूरे साल में एक मोबाइल खरीदते हो 8,000 रुपए का, और उस 8,000 रुपए के मोबाइल को 10,000 में बेच देते हो, 8,000 का मोबाइल खरीदा, 10,000 का बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपए का। पूरे साल में ना गफार मार्केट में दुकान खोल के बैठ गए, क्या करते हो जी, मोबाइल बेचते हो। इस साल कितने की सेल की आपने, 10,000 रुपए की। अच्छा, माल कितने का था, 8,000 रुपए का। स्टॉक कितना बढ़ा है, 8,000 का बढ़ा है। तो इन्वेंट्री टर्न कितनी हुई, 8,000 बटा 8,000, एक। पूरे साल में बेचा ही एक बार। अगर एक बार बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 का। मान लो ये मोबाइल बेचा, पैसे आए, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा, खरीदा, बेचा। और अगर ऐसा साल में हमने 12 कर दिया तो एक बार में प्रॉफिट कितना मिलता है, 2,000 रुपये। 12 बार बेचेंगे तो 24,000 रुपये। तो दुकान तो वही है, वही बंदा बैठा है। तो तुम्हारी इन्वेंट्री टर्न कितनी है, 12। अच्छा 12 है, वेरी गुड, 24,000 रुपये कमा लिए। इन्वेंट्री टर्न 1 है, 2,000 रुपये कमाए। अपॉर्चुनिटी तो उतनी है ना, यानी कि जितनी बार आप खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, तो एक ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होगा ना आपका। तो इन्वेंट्री टर्न बताओ, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, आपको भी ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, अगर 4 इन्वेंट्री टर्न है तो बढ़िया, 6 है तो उससे भी बढ़िया, अगर 10 है तो कमाल है, अगर 12 है तो और भी कमाल है। सर्वोटक की कितनी है, 13। यानी कि तेजी से इन्वेंट्री घूम रही है। तो पैसा जो है स्टॉक के अंदर ब्लॉक्ड नहीं रहता। तो ये अच्छी कंपनियों की निशानी है। तो आप देखो क्या कर रहे हो, कितनी इन्वेंट्री टर्न आ रही है। ये हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एग्जांपल लिया एक कंपनी का, उसके लिए moneycontrol.com की साइट के ऊपर गए। तो बेसिकली 3 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, उसका नाम है बैलेंस शीट। ये देखो, इस तरह से दिखाई देती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल की आपने कितने पैसे लगा रखे, 21 करोड़ रुपए। आज तक कंपनी ने कमा कितना लिया, 59 करोड़ रुपए। अच्छा, तो यानी कि शेयर होल्डर का फंड कितना हो गया, 81 करोड़ का हो गया। अपने जो खुद के लगाए प्लस जो प्रॉफिट कमा लिया, तो ये है 81 करोड़ का शेयर होल्डर का फंड, आपके पैसे। लोन कितना लिया, 7,51 लाख का। अच्छा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कोई है, 1,34 लाख रुपए की है। और कोई और प्रोविजन लॉन्ग टर्म 47 लाख के हैं। तो इसका मतलब है कि नॉन करंट लाइबिलिटी 9,32 लाख रुपए की है लॉन्ग टर्म। अच्छा, शॉर्ट टर्म के अंदर कोई बैंकों की ओडी सीसी ले रखी है, हाँ हाँ, 34 करोड़ रुपए की है। सप्लायर की पेमेंट कितनी करनी है, 16 करोड़ की। और अदर करंट लाइबिलिटी 8 करोड़ की। हो सकता है शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर बिल डिस्काउंटिंग वगैरह करवा रखी हो। तो यानी कि टोटल करंट लाइबिलिटी 62 करोड़ रुपए की हो गई। तो सारी कैपिटल कैपिटल मिला के 153 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट आ रही है लेटेस्ट वाली। और ये पैसे है कहाँ पे, 21 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। और देखा जाए तो इन्वेंट्री 14 करोड़ की, जो
लोगों से लेने हैं 82 करोड़ के, बैंकों में 15 करोड़ 99 लाख रुपीज का, और टोटल करंट एसेट हो गए 116 करोड़ के। यानी कि ये कंपनी क्या कर रही है, लिक्विडिटी को भी मेंटेन कर रही है। 14 करोड़ रुपए हाथ में रखे हुए हैं, 15 करोड़ रुपए, और पैसा कहाँ से कर रहे हैं, बिल डिस्काउंटिंग के द्वारा। अदर करंट लायबिलिटी, क्या बात है, अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट। तो कुछ तो हेल्प ले ली सप्लायर की, ट्रेड पेबल की हेल्प ले ली, लो जी माल दे दो पेमेंट कर देंगे। और कुछ जो है, जो हमने माल परचेज किया, वो हमने माल को क्या करवा लिया, परचेज को सप्लायर डिस्काउंटिंग करवा ली। कहाँ से, सप्लायर की हमने फंडिंग करवा ली शॉर्ट टर्म बिल डिस्काउंटिंग से, 34 करोड़ उसके। तो कुल मिला के 34 + 16, तो ये हो गया 50 करोड़ रुपए का फंड यहां से आया। तो यानी कि कोई वो नहीं ले रखे ज्यादा पंगे। क्या है यहाँ पे, इन्वेंट्री 14 करोड़ रुपए की, ट्रेड रिसीवेबल 82 करोड़ रुपए के, लिक्विडिटी यहाँ पर मेंटेन की हुई है। तो देखा जाए तो ओवरऑल जब हम बैलेंस शीट के नंबर को स्टडी कर रहे हैं, तो चीजें खुल खुल के सामने आनी शुरू हो गई हैं। आप कह रहे हो हाँ सामने तो आनी शुरू हो गई है। जगमोहन, आपने कहा था कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है बैलेंस शीट, वो मैंने आपको दिखाई। दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी हमने स्टडी किया था, दोबारा देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, 249 करोड़ रुपए का। मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, 204 करोड़ रुपए का। अब इसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के चेंज को इफेक्ट करने के बाद सैलरियां दे दी 9 करोड़ की, फाइनेंस का खर्चा 2 करोड़ का, डेप्रिसिएशन 2 करोड़ का, और बाकी सारे अदर खर्चे, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वो हो गए 17 करोड़ के। तो 235 करोड़ ही खर्चे हुए, प्रॉफिट आ गया 13 करोड़ 76 लाख रुपए का। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सी होती है, वो होती है जी कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो। जो कैश फ्लो है ना, वो तो जान है बिजनेस की, जान। देखते क्या हो रहा है, कैश फ्लो का मतलब होता है कि हमें ना सबसे पहले ये देखना होता है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मुझे पैसा कितना मिल रहा है। अब ये बड़ी मजेदार बात है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये कह रहा है कि मार्च 2023 के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बिजनेस करके तो मैंने 26 करोड़ रुपए बिजनेस में लगा दिए। बिजनेस ने मुझे कोई ना कमा के दिया, नहीं कमा के दिया, कमा के दिया, बिजनेस ने कमा के दिया, लेकिन कैश फ्लो जनरेट करके नहीं दिया। मेरा पैसा जो है वो इनफैक्ट बिजनेस के अंदर लग गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से। कितना, 26 करोड़ रुपए। और मैंने इन्वेस्टमेंट भी की है 11 करोड़ रुपए की। कोई एसेट्स वगैरह खरीदे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें तो प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 13 करोड़ का, लेकिन ऑपरेशन तो 26 करोड़ रुपए ले गया कैश। क्यों, क्योंकि मान लीजिए पैसा जो है वो अभी डेटर्स के अंदर है, पैसा मान लो इन्वेंट्री के अंदर है, अभी वो इन कैश नहीं हुआ। टर्नओवर कंपनी की 150 करोड़ से 250 करोड़ की हो गई। अब बढ़ी हुई टर्नओवर के अंदर क्या हुआ, कस्टमर बढ़ गए, बढ़ी हुई टर्नओवर के अंदर इन्वेंट्री बढ़ गई। तो पैसा तो बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट हो गया, तो बिजनेस ही मेरा 26 करोड़ रुपए अपने पास लेकर बैठा हुआ है। 11 करोड़ की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो पैसा आया कहाँ से, 45 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। 45 करोड़ का इंतजाम किया है। देख रहे थे ना हम, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यानी कि अपनी कंपनी के कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस कंपनी ने 45 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म की बोरिंग ली है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो बोरोइंग्स ली है ना, तो उसमें से 26 ये निकल गए, 11 ये निकल गए। तो यानी कि 7 करोड़ 19 लाख रुपए से जो कैश फ्लो बढ़ा है, वो बेसिकली बोरोइंग्स की वजह से बढ़ा है। तो साल के शुरू के अंदर कितना पैसा था, 7 करोड़ रुपए। बोरिंग्स वोरिंग्स लेके कितना आ गया, 7 करोड़ रुपए। टोटल कितना एंड पे दिखाई दे रहा है, 14 करोड़ रुपए। हो सकता है 31 मार्च को ये बैलेंस आ रहा हो, अप्रैल के अंदर यूटिलाइज कर दिया हो जिस पर्पस के लिए लिया था। ओके जगमोहन, अब समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना भी जरूरी है और कैश फ्लो को देखना भी जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल जरूरी है। आप यहाँ देखो ना बाहर, ये देखो कैश फ्लो। कैश फ्लो में देख रहे हो ना,
2021 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग यानी कि धंधे में से 1 करोड़ रुपया मैंने पॉजिटिव जनरेट किया, 2022 में 7 करोड़ पॉजिटिव जनरेट किया, और 2023 के अंदर खटिया कमाया तेरी चोरी छुपाया, चल अंदर 24 करोड़ रुपए दे दिए बिजनेस को। क्यों दे दिए? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये देखो, यहाँ पर इनकी जो टर्नओवर है 143 करोड़ से 278 करोड़ की हुई है। अगर इतनी टर्नओवर बढ़ी है तो आप देखो जो कंपनी के करंट असेट्स हैं 55 करोड़ से बढ़ के 128 करोड़ के हो गए। यानी कि पैसा तो भी लेना है ना मार्केट से, सेल तो कर दिया, प्रॉफिट तो हो गया, पैसा घर में कहाँ आया? पैसा घर में कहाँ आया? पैसा तो 24 करोड़ रुपए लग गया, और इन्वेस्टमेंट भी कर दी। आप देखो ना बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स हैं, वो एसेट पहले कितने थे? 11 करोड़ के एसेट थे, अब एसेट कितने हो गए? 22 करोड़ के हो गए। मतलब क्या हुआ? हमने इस बार कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है? हमने 12 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। समझ पा रहे हो आप? 24 करोड़ रुपए बिजनेस ले गया, 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 36 करोड़ तो यही हो गए। लेकिन हमने ना लोन वोन लेके 45 करोड़ रुपए ले लिए, तो यानी कि वहां से हमारा कैश फ्लो बढ़ गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? बताओ जरा चैट बॉक्स में, जो मेरे साथ लाइव है, क्लियर हो रहा है कि किस तरह से हम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंदर जा जा के रीड कर रहे हैं। हमने देखा कि टॉप लाइन सेल कैसे चल रही है, हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, हमने देखा कैश फ्लो का क्या हाल है, हमने देखा एसेट कहां पर जा रहे हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। ये लो जीपी मार्जिन वाली कंपनी है कि हाई जीपी मार्जिन वाली कंपनी है, जो कि हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए कितनी आसानी दे रही है? दे रही है ना आसानी? आ रही है ना आसानी? ओके, यस। तो इसी तरह से आपको अपना डाटा एनालाइज करना है। कोई नहीं, इस वीडियो को एक दो बार और देखना, तो इसको और आसान कर देते हैं। आप कह रहे हो कि जुगमन थोड़ा और आसान करो। ये मैं 5 AM की कैश फ्लो मास्टरी करता ही आसान करने के लिए हूं। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक जो वेबसाइट है जिसका नाम है moneycontrol.com, एक और भी है जिसका नाम है स्क्रीनर। जैसे आप स्क्रीनर के ऊपर जाएंगे ना, स्क्रीनर तो और भी बड़ी मजेदार है। यहाँ पर तो क्या करना है, जैसे स्क्रीनर पे गए और यहाँ पे कंपनी को सर्च किया, यहाँ पर सर्च करते हैं कौन सी, सर्वोटेक पावर। जैसे, अरे वाह, ये तो और भी सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब तरीके से स्क्रीनर ने स्क्रीन के ऊपर चीजें दिखा दी। हमें क्या दिखाई दे रहा है? अब इसके हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,800 करोड़ का है, इसका करंट प्राइस 87 रुपए का चल रहा है। और दिखाओ, और दिखाओ, सेल 281 करोड़ की है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ का है। और जो मतलब कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो एकदम से आपको डैशबोर्ड की तरह यहाँ पर दिखाई दे गई। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो कंपनी का क्या चल रहा है हिसाब किताब, पिछले 1 साल से स्टेबिलिटी चल रही है कंपनी के अंदर। 3 साल का हिसाब देख लो, 5 साल का हिसाब देख लो, 10 साल का हिसाब देख लो। ये पहले स्टेबल स्टेबल, ये बिल्कुल 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 सो गए सो गए सो गए सो गए। ये शेयर ज्यादा, ये शेयर ज्यादा, यहाँ पर जागा शेयर, यहाँ पे, यहाँ पर आहट ली, और यहाँ पर जागा, और यहाँ पर स्टेबल हो गया। तो 80 गुना प्राइस बढ़ गया। कहाँ पर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम देख रहे हैं। चलिए आगे चलो, आगे चलो, ये देखो। अब हमें यहां पर ये समझ आया कि अगर ये कंपनी सर्वोटेक है तो इसकी पीयर कंपनियां यानी कि कंपटीटर कंपनी, रिलेटेड कंपनी कौन कौन सी है? सीमेंस है, एबीबी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, सीजी पावर है, सुजलोन है, हिटाची है, अपार है। एक आदि देखें जरा, एक देखें, सीमेंस देखते हैं। तेरा कैपिटलाइज कितना है? 1,99,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइज शेयर है, यानी कि ये बड़ी कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 88 हजारों करोड़ की कंपनी है ये। हिताची लिमिटेड है। अब ये देखो सर्वोटेक की 1800 है। अपार इंडस्ट्रीज, एक अपार इंडस्ट्री भी है। अपार इंडस्ट्री की डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो डिटेल यहाँ पर आ गई। आपने कहा यार ये तो ठीक हो गया। अब इसके देखो, अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखने हैं तो क्या सेल है, खर्च, खर्च क्या है, अदर इनकम क्या है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ देखो, 2012 में, 2013 में, 14 में, शुरू से लेके अभी तक 2023 तक, कहाँ 21 करोड़ की टर्नओवर थी 12 में, फिर 26 हुई, तब लिस्टेड नहीं थी, 34 हुई, 32 हुई, 51 हुई, 81 हुई, और यहाँ पर जब 81 करोड़ है ना, तब ये कंपनी लिस्ट हो गई थी। लिस्टिंग करने से पहले कंपनी की टर्नओवर 21, 26, 34, 32, 51, और ये लिस्ट हो गई 2017 में।
अब 18 में 114, 19 में नीचे आ गई, 20 में 86 करोड़, 21 में 86 करोड़। तो यानी कि यहाँ पर ना वो स्टेगनेंट ही चल रही थी, कहाँ पर, लिस्टिंग होने के बाद, तभी तो शेयर का प्राइस भी सो ही रहा था। अब यहाँ पर 134, 239, देख रहे हो जैसे कंपनी के अंदर ग्रोथ आई है, कंपनी के शेयर के प्राइस के अंदर भी ग्रोथ वहां पर आनी शुरू हो गई है। आप कह रहे हो अब समझ में आ रहा है। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 8% है, यानी कि 7%, 6%, 7%। यहाँ पर आपको समझ आना शुरू हुआ। अब बैलेंस शीट दिख रही हो 2023 की, अब लेटेस्ट हाफ ईयर की भी आ चुकी है, 159 करोड़ की। अब चलो कैश फ्लो देखो, 27 करोड़ का नेगेटिव, 12 करोड़ का नेगेटिव, और यहाँ पर 45 का। और रेशो देखो यहाँ पे, डेटर डेज, कस्टमर ना 115 दिनों में पेमेंट देते हैं, आराम आराम से देते हैं, 74 दिनों में, तभी तो लगा रखी है वर्किंग कैपिटल के अंदर वो लिमिट लगा रखी है। ओके। तो इन्वेंट्री 26 दिनों के बराबर की है, तेजी से इन्वेंट्री घुमाते हैं, इन्वेंट्री को तेजी से घुमाते हैं, और सप्लायर को पेमेंट विद इन 30 डेज कर देते हैं। यानी कि 112 दिनों का कैश के कन्वर्जन का साइकिल है। तो 101 दिनों के बराबर की वर्किंग कैपिटल कंपनी की इन्वेस्टेड रहती है, और कैपिटल एम्प्लॉयड 18% की है। आप कह रहे हो screener.com में तो बड़ा आसान है रेशो को देखना, सब कुछ आ रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो प्रमोटर है ना, वो 61% रखकर बैठे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 2% है, और पब्लिक के पास 36% है। और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर आ गए। आप कह रहे हो कि ये तो बढ़िया चीज़ है जगमोहन, और बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा कहाँ करना है, आपने moneycontrol.com पे जाना है या screener.com पे जाना है। इन दोनों के लिए किसके लिए जाना है, अगर वो कंपनी लिस्टेड है। अगर वो कंपनी लिस्टेड ही नहीं है तो क्या करें, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई एलएलपी कंपनी है, तो क्या करें उसके लिए, टॉफलर, टॉफलर डॉटिंग पे चले जाओ। अब ये कौन है टॉफलर? अरे टॉफलर जो है ना, ये एक ऐसी वेबसाइट है, आप किसी भी कंपनी का नाम बोलो, किसी भी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल हमने लिखा, चलो ये लिख देते हैं, मान लो ये लांबा ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, लांबा ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कोई प्राइवेट कंपनी है, लांबा ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, पूरी डिटेल आ गई। लांबा ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो इबिटा है वो 42% बड़ा है जी। ये लांबा लिस्टेड कंपनी है जी, नहीं नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी, जो कि 1986 के अंदर बनी थी। इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो 25 लाख रुपए की है। अच्छा, 25 लाख की कैपिटल वाली ये कंपनी है। ठीक है जी, इसका एड्रेस जो है वो कीर्ति, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली के अंदर है। कीर्ति नगर, कीर्ति नगर में है ये कंपनी। अच्छा जी। तो ईबिटा 42% बढ़ा है, नेटवर्थ 12% बढ़ी है। कंपनी के डायरेक्टर कौन है जी? ये हैं जी, ये हैं जी, और ये हैं जी, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। कब बने थे जी? 86 में ये बने थे, 2011 में ये बने, 2016 में ये बने। अब कंपनी ने बैंकों से लोन ले रखा है क्या? हाँ जी, एचडीएफसी बैंक और ड्यूश बैंक और अदर से ले रखा है। एचडीएफसी बैंक इनका मेन बैंक है, 56% तो उसी ने दे रखा है। बाकी ड्यूश बैंक से भी ले रखा है। अच्छा, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अब फाइनेंशियल पे क्लिक करोगे, यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देखोगे। अच्छा, अब ये वाली जो साइट है ना, ये पेड वेबसाइट है, मतलब आपको अगर देखना हो ना, ले लो, सस्ती सी है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्या 300, 400, और आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर जब आप पे करोगे ना, तो तब आपको मिलेगा। मेरा कोई लेना देना नहीं कंपनी से, मैं तो यूज करता हूँ इसको, हमने भी पेड कर रखा है, ठीक है। इसका व्यू 360 है, व्यू 360 के अंदर ना सारी डिटेल आ जाती है। अब आपको अपनी खुद की, अड़ोसी की, पड़ोसी की, जिसकी भी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कंपनी है, तो उसके लिए कहाँ पर जाओगे? सारा एनालिसिस होके आपको मिल ही रहा है। आप कह रहे हो कि मैं ना करता खर्च, जगमोहन कुछ ना करता, मेरे को तो एकदम तुम फ्री वाला सिस्टम बताओ, एकदम फ्री वाला। बिल्कुल फ्री वाला तो नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा MCA.gov.in की साइट के ऊपर। तो ये भारत सरकार की MCA सर्विसेज के अंदर चले जाना आप। MCA सर्विसेज के अंदर जाकर आप जो है यहाँ से कंपनी का डाटा डाउनलोड कर सकते हो, कंपनी का कर सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करने हैं तो बैलेंस शीट यहाँ से भी डाउनलोड करते हो। पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जाकर ना खुद पर्सनली अपना टाइम मत खराब करना। 100 रुपये लगते हैं एमसीए की साइट के ऊपर, और आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, जैसे टॉफलर वगैरह हो गया, उनके ऊपर जाते हो, तो वहां से क्या होता है कि सब चीजें ऑटोमेटिकली एनालाइज होके मिलती हैं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हो। तो कहाँ पे तरीके मैंने बताए? moneycontrol.com लिस्टेड कंपनी के लिए, स्क्रीनर लिस्टेड कंपनी के लिए, टॉफलर किसी के लिए भी, वहां जाओ और डाटा को अच्छे से एनालाइज करो, और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कितनी आसान हो जाएगी। कैसा लगा आज का सेशन? कैसा लगा? कैसा लगा?
जो मेरे साथ लाइव है, कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो टाइप कर दो, क्या समझ में आया चैट बॉक्स में लिख दो, कैसा लगा आज का सेशन, रेडियो एट दी वैल्यू वो चैट बॉक्स में लिख दो, कुछ लिखो जरा चैट बॉक्स के अंदर। मेरे लाइव फ्रेंड्स जो सुबह 5 AM कैश फ्लो के सत्संग के अंदर मेरे साथ हैं। और मैंने ना एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है कैश फ्लो कम्युनिटी। और अगर आप चाहती हो कि आपने अपना नंबर उसमें ऐड कराना है तो मेरे मेरे मोबाइल के ऊपर जगमोहन सिंह के मोबाइल नंबर है 9811269798, इसके ऊपर लिख देना एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी, तो मैं ऐड कर दूंगा। तो GSAonline.in के ऊपर तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन और हर सवाल का जवाब आपके लिए अवेलेबल रहता ही है। तो ये है आज का कंटेंट। तो बताओ जी, बताओ जरा क्विकली फटाफट से चैट बॉक्स और लाइव दोस्तों के साथ बात कर लेते हैं 5 AM वालों से। तो सुमित बगरेचा जी गुड मॉर्निंग, आकाश तिवारी जी स्वागत है आपका, रजनीश गोयल जी क्या बात है, हाउ आर यू, सुरेंद्र नामदेव जी ऑसम वंडरफुल सेशन, थैंक यू फॉर योर इंकरेजमेंट, आकाश अग्रवाल जी गुड मॉर्निंग, वेलकम आकाश जी। के महेश्वर जी कह रहे हैं वेरी नॉलेजेबल, तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से के महेश्वर जी कह रहे हैं पता लगा, हमारी मंडे को मीटिंग भी है 9:30 बजे। आकाश अग्रवाल जी अमेजिंग सेशन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड थैंक यू वेरी मच, काफी लंबा टाइम हो गया है, 5:30 हो चुके हैं। तो अब फिर दोबारा मिलेंगे अगले सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में, जहां पर ना आप इस तरह से चीजों को एनालाइज करना सीखो, समझो, पता करो और मजा आ जाएगा। मधुसूदन जी कह रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए क्या करें। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए एक तरीका है, अगर कोई कंप्यूटर है वो प्रोप्राइटर है, पता करो उसका बैंक अकाउंट कहाँ पर है, जिस बैंक के अंदर उसका अकाउंट है ना वहां पर उसने सबमिट कर रखी है सारी की सारी स्टेटमेंट, तो वहां से मिलेंगी आपको उसकी इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रोप्राइटरशिप की। क्योंकि पब्लिक डोमेन के ऊपर तो किसकी आती है, LLP की आती है और प्राइवेट कंपनी की आती है या लिस्टेड कंपनी की आती है, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की नहीं आती, वो तो फिर आपको अदरवाइज ही निकालनी पड़ती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में, बाय। उससे पहले आकाश जी कह रहे हैं योर नंबर, अरे मैंने ये नंबर लिखा ना 9811269798, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ये रहा 9811269798। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय।